नमस्कार दोस्तों। एल्फ ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। ठीक है, तो हमने स्पोर्ट्स एंड योगा खत्म करने के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग शुरुआती 5 लेक्चर्स देख चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर था, अब वो वैसे उसमें गलती से लेक्चर 4 ही लिखा गया था, पर वो 5वां लेक्चर था। अब वो 5वां लेक्चर जो था उसमें हमने अप्रोचेस शुरू की थी टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम उसी लेक्चर में आगे जो हमने पिछली बार ट्रेडिशनल अप्रोचेस पढ़ ली थी, उसके बाद में आज हम मॉडर्न अप्रोचेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर लगभग है ना 12-13 लेक्चर्स इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टोटल बनेंगे एंड आई होप 3-4 घंटे से ज्यादा, मतलब 4 घंटे मान लो मैक्स टू मैक्स, है ना। 4 घंटे में आपके 65 मार्क्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो दिस इज वेरी गुड एज पर मी, दिस इज द फाइनेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट ऑन यूट्यूब। और इंग्लिश मीडियम में तो वैसे भी यूट्यूब पर आरएएस के लिए कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो भी आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस देखी थी, उसमें हमने क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, है ना, हिस्टोरिकल मेथड, लीगल मेथड, बायोग्राफिकल मेथड, सब्जेक्ट मैटर मेथड और पॉलिटिकल मेथड, राजनीतिक पद्धति, ये सब चीजें हमने देख ली थी। आज हम मॉडर्न अप्रोचेस शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली अप्रोच है, देखो, जो सबसे पहली थ्योरी है वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, मानव संबंध सिद्धांत, है ना, इसको नियो क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। फिर सेकंड है बिहेवियरल थ्योरी, व्यवहार सिद्धांत। फिर तीसरी है सिस्टम थ्योरी। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। फिर केस स्टडी मेथड और फिर इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी अप्रोच। तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से। अब देखो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के कुछ और नाम है, जैसे ये नियो क्लासिकल थ्योरी भी इसको बोलते हैं, इसको क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं, और इसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना देना है वो सब हम आगे धीरे धीरे देखते हैं। इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका नाम है डिक्सन, व्हाइटहेड और एल्टन मेयो। एल्टन मेयो का नाम आप ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें। और व्हाइट हेड का भी आप नाम याद रखना, सफेद सिर से। ठीक है, तो ये डिक्सन, व्हाइट हेड और एल्टन मेयो इसके सपोर्टर्स थे। अब एल्टन मेयो की बात करें तो उसने अपने सपोर्टर्स के साथ में मिलकर, उसके जो कलीग्स थे उसके साथ में मिलकर के, इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट्स किए। कहां पर? हॉथॉर्न यूएसए, ये शिकागो में एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक नाम से, ठीक है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक नाम से एक फैक्ट्री थी, वहां पर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, 4 एक्सपेरिमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जितने भी साइंटिस्ट और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज देने वाले हैं, ये सब होते कौन थे? ये जो कैपिटलिस्ट होते थे उनके द्वारा अपॉइंट किए गए लोग होते थे, और प्रोडक्शन बढ़ाना कैसे है उसके ऊपर काम करते थे। तो उसी बेसिस पर एल्टन मेयो को अपॉइंट किया गया था। उनके सपोर्टर्स के साथ में इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट्स किए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक यूएसए में। शिकागो में ये फैक्ट्री थी, और 1924 से लेकर के 1932 के बीच में ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इनको हॉथॉर्न स्टडी का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, महान प्रकाश एक्सपेरिमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, फिर इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि ये कोरिलेशन निकालना चाहता था किसके बीच में? लाइट और प्रोडक्शन के बीच में। देखो, मान लो एक कमरा है ना, और एक कमरा है, इसमें प्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ पर मशीनें रखी हुई है अलग अलग जगह पर, यहाँ पर मशीनें रखी हुई है, और ये मशीनों पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब ये देखना चाह रहे थे कि अगर कमरे के एक साइड में रोशनी, यहाँ मान लो यहाँ खिड़की है ना, यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर रोशनी अच्छी आ रही है तो इस मशीन से प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, यहाँ पर रोशनी नहीं आ रही तो इस मशीन से प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। तो मतलब ये खिड़की वाला तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, पर आप समझ लो कि है ना, लाइट और प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने ये पाया कि है ना, जो जब लाइट इंक्रीज करते हैं ना तो प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। जब लाइट डिक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन घट जाता है। और थोड़े टाइम बाद में लाइट और प्रोडक्शन, मतलब लाइट आप कम नॉर्मल रखोगे, स्टेबल रखोगे, प्रोडक्शन भी स्टेबल हो जाएगा। पर इसके बाद में इन्होंने पाया कि ड्रामेटिकली हुआ क्या कि प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीज हो गया, है ना, कुछ समय बाद में प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने कि इन्होंने फिजिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया, है ना, जो लेबर्स को, वर्कर्स को दी जाने वाली फैसिलिटीज थी उनको इन्होंने इंप्रूव किया, और फिर उसको देखा कि प्रोडक्शन से क्या लिंक है। तो इसमें भी सेम चीज नजर आई, फिजिकल फैसिलिटी अच्छी की तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया, फिजिकल फैसिलिटी खराब की तो प्रोडक्शन भी खराब हो गया, और फैसिलिटी स्टेबल रही तो प्रोडक्शन भी स्टेबल रहा। तो ये इन्होंने फाइंड किया, और उसके बाद में इनको इसमें भी यही पता चला कि आफ्टर सम टाइम एम्प्लॉय जो होता है वो उसको वो प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। बढ़ा क्यों रहा था? क्योंकि उसको पता चल गया था कि भाई ये लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और क्या पता एक्सपेरिमेंट में हमको ही जांच रहे हैं तो हमको कुछ रेज मिलेगा या कुछ मिलेगा। और दूसरी बात इससे पता चली कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप में मान लो कि एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉयज को जब पता चल गया कि यार एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तो ये 5 एम्प्लॉय बैठे होंगे और इन्होंने बात की होगी भाई एक्सपेरिमेंट चल रहा है और हमको बढ़ा देना चाहिए प्रोडक्शन, तो फिर इन्होंने बढ़ा दिया। तो इसका मतलब हुआ कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे मान लो ये पांच पांच जो लेबर की ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये मान लो एक फैक्ट्री है ना, एक सेकंड इधर साइड में बनाता हूँ, ये एक फैक्ट्री है ना, इसमें सब कुछ चल रहा था, ये 5 लेबरों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्री है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये 5 लेबरों के बीच में जो संबंध हुआ वो इनफॉर्मल है।
तो ये कहना चाह रहा है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बात इससे प्रूव होती है, क्योंकि इन्होंने आपस में सोच समझ करके बात करके फिर ये डिसाइड किया होगा कि प्रोडक्शन एक आदमी तो बढ़ा नहीं सकता। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो ये रिले असेंबली टेस्ट रूम था। अब वैसे तो देखो, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स थे, और इनकी अपन है ना बस इनका कोर देख रहे हैं, बाकी ये 2-2 घंटे में एक एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने के हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक जो हमारे आरएस के काम में आए उतना ही हम इसको देख रहे हैं। फिर अब तीसरा इन्होंने किया मास इंटरव्यू प्रोग्राम। इसमें इन्होंने फैक्ट्री के जितने भी इंप्लॉयज थे, बहुत सारे इंप्लॉयज थे, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया, है ना, 1929 से 1931। अब ये वाली डेट तो मत याद रखो, पर ये याद रखना 1924 से 1932, क्योंकि ये अगर स्टडी के बारे में या एक्सपेरिमेंट के बारे में आता है तो ये डेट लिख देना। फिर जो मेयो और उसके फ्रेंड्स थे या उसके कलीग्स थे, उन्होंने इंटरव्यू प्रोग्राम कंडक्ट किया। और ये कंडक्ट किया क्यों? टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, है ना, लेबर की प्रॉब्लम क्या है। अब लेबर की प्रॉब्लम क्या है ये जानने से अचानक से इनको क्या मतलब आया, इनको मतलब ऐसे पता चला कि जब ये इंटरव्यू प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे ना, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, है ना। और प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि वर्कर सेटिस्फाइड थे कि मैनेजमेंट एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम से, मतलब उनकी प्रॉब्लम सुन तो रही है, चलो बाद में सही तो करे कि नहीं करे वो दूसरी बात है, एटलीस्ट कोई सुनने वाला तो है हमारी। तो इनको लगा कि हाँ भाई, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, तो हम मतलब अच्छे से एक्ट करते हैं, अच्छा मतलब परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन है, उनका भी सिग्निफिकेंट रोल होता है लेबर को मतलब ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, है ना। अब नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन क्या हुआ, ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम कंडक्ट कराया कंपनी ने, इससे जो वर्कर्स को सेटिस्फैक्शन मिला कि हमारी प्रॉब्लम एटलीस्ट मैनेजमेंट सुन रहा है, तो ये नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन हो गया। मतलब इसमें कोई पैसे तो दिए नहीं उनको, ऐसे तो बोला नहीं आप ज्यादा काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स पूछी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, पानी ठंडा नहीं मिल रहा, चाय गर्म नहीं मिल रही, ऐसी प्रॉब्लम। और ये नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन देखा इन्होंने कि ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, प्रोडक्शन में। फिर इन्होंने एक लास्ट एक्सपेरिमेंट किया, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि एक यूनिट थी उस फैक्ट्री में, सोल्डरिंग एंड टर्मिनल यूनिट, और उसमें बहुत सालों से प्रोडक्शन है ना, बहुत सालों से स्टेबल प्रोडक्शन था, मतलब बढ़ भी नहीं रहा था और घट भी नहीं रहा था। तो इससे उन्होंने पता लगाया, तो उनको पता चला कि यहाँ पर जो इंप्लॉइज थे ना, जो लेबर्स थे, उन्होंने क्या है, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए नाम रख रखे थे। अब चिढ़ाने के लिए नाम क्या क्या रख रखे थे इन्होंने, जो भी जो वर्कर होता था वो प्रोडक्शन, अगर कोई प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे किसी दिन जोश में और प्रोडक्शन बढ़ा दे, तो ये उसको चिढ़ाने के लिए रेड बस्टर बोलते थे। फिर जो प्रोडक्शन डिक्रीज कर देता था उसको चिढ़ाने के लिए चिजलर बोलते थे। और जो मैनेजमेंट को कंप्लेन करता था उसको बोलते थे ये स्क्वीलर, है ना। तो ये तीन नाम, रेड बस्टर, चिजलर और स्क्वीलर, इन्होंने नाम रखे हुए थे। और इस कारण ना तो कोई मैनेजमेंट को कंप्लेन करता था, ना प्रोडक्शन इंक्रीज करता था, ना डिक्रीज करता था। तो प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाता था, स्टेबल हो जाता था। और प्रोडक्शन स्टेबल था, तो इसीलिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनको बाद में ये चीज पता चली, और ये भी इनको यही बताती है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है इनसाइड अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपन देखें तो फीचर्स, इस थ्योरी के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये थ्योरी एम्फेसाइज करती है किस पे, स्टडी ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखा हमने, जैसे देखा, ये फैक्ट्री की स्टडी नहीं कर रही है, ये फैक्ट्री के अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं लेबर के, वो लेबर ग्रुप्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, डिक्रीज कैसे कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहा था, है ना। तो दिस थ्योरी एम्फेसाइज्ड ऑन स्टडी ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये सपोर्ट करता है किसको, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन को, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। अब ये डायरेक्ट आप किससे बस पूछ ले रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है इंटरव्यू प्रोग्राम में, तो भी प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। फिर ये कहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस प्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसका फोकस एरिया ऑफ स्टडी क्या रहा, इसका फोकस एरिया ऑफ स्टडी रहा लेबर या वर्कर। ठीक है, इसने मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं की, इनफैक्ट कुछ भी स्टडी नहीं की, है ना। इसने सिर्फ लेबर और वर्कर पे फोकस होकर के काम किया। फिर ये सपोर्ट करता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप को, इससे जितनी भी बात की उससे इसको यही पता चला कि लीडरशिप अगर डेमोक्रेटिक होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। दिस थ्योरी ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर यूनियन, है ना, ये लेबर यूनियन को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जब ये इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करिए तो इनफॉर्मल ग्रुप्स का जो हेड होगा वो लेबर यूनियन, एक तरीके से मान लो आप, है ना। लेबर यूनियन भी फॉर्मलाइज कर दिया गया है ग्रुप, परंतु है तो वो इनफॉर्मल लोगों का ही ग्रुप। इनफॉर्मल लोग जो डिस्कस करेंगे वही तो लेबर यूनियन की हेड के पास में बात जाएगी। तो ये लेबर यूनियन को एक्सेप्ट करता है। फिर फ्लो ऑफ अथॉरिटी, इसमें बॉटम टू टॉप है, मतलब इसमें वर्कर के ऊपर ज्यादा फोकस है। ठीक है, और ये क्या है, ये थ्योरी रिजेक्ट करती है रेबल हाइपोथेसिस को और सपोर्ट करती है ओवन हाइपोथेसिस को। अब ये रेबल और ओवन हाइपोथेसिस क्या है, कि रेबल हाइपोथेसिस तो है, जो वर्कर होता है वो ये कहता है कि वर्कर है ना सेल्फिश क्राउड है ना, ये लोग सेल्फिश हैं और ये इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ओवन हाइपोथेसिस कहता है कि मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए वर्कर पे, है ना, मशीन की जगह, है ना, इंस्टेड ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन तो काम तभी करेगी जब वर्कर होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए वर्कर के ऊपर, मशीन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, ये ओवन हाइपोथेसिस कहता है। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, मानव संबंध सिद्धांत है, ये कह रहा है कि रेबल हाइपोथेसिस तो गलत है ना, और ओवन हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, क्योंकि ये मानव के ऊपर फोकस कर रहा है, तो इस वजह से। फिर इसके आगे देखें हम, तो इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई। अब क्रिटिसिज्म में क्या क्या बातें आती हैं, कि इसने एक्सेसिव एम्फेसिस दिया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे कि अपने अपन ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था,
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने यही देखा कि कैसे साइंटिफिकली सारी चीजें करो। आप तो सिर्फ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो, फॉर्मल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। फिर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑटो वर्कर्स यूनियन, है ना, अमेरिका में जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े यूनियंस होते हैं अलग अलग, तो ऑटो वर्कर्स का जो यूनियन था वो एल्टन मेयो को कहते हैं कि ये काउ सोशलिस्ट है ना, गाय समाजशास्त्री है। अब गाय समाजशास्त्री कैसे है कि ये क्या लेबरों से काम करवाना चाहते हैं, जैसे गाय को पुचकार करके आपको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दूध देगी, ऐसी मतलब धारणा बनी हुई है, तो वैसे ही एल्टन मेयो क्या करना चाह रहा है कि ये लेबर को पुचकार रहा है इंटरव्यू प्रोग्राम करके और ये सारी चीजें करके, और पुचकार करके उनसे ज्यादा काम करवाना चाहता है। फिर ये कहते हैं कि ये सिर्फ नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन के ऊपर ध्यान देता है। तो बात ये सही है कि आप हमसे कुछ पूछ रहे हो लेबर से कि है ना आपको कुछ प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत तो नहीं है, चाय पानी सबके बारे में, तो वो वहां तक तो ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पर आपने मॉनिटरी मोटिवेशन की तो बात ही नहीं की। मॉनिटरी मोटिवेशन तो बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता ही है, ठीक है। फिर लास्ट बात देखें तो इसमें जो सैंपल साइज था वो बहुत कम था। जैसे ग्रेट इल्यूमिनेशन जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, महान प्रकाश वो व्यवस्था सिद्धांत एक्सपेरिमेंट, उसमें बहुत ही इनसफिशिएंट सैंपल साइज लिया था, सिर्फ 12 लड़कियों का एक ग्रुप लिया था, ठीक है। उससे आप इतनी बड़ी फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में आई पर्टिकुलरली डोंट रिमेंबर, पर लगभग 20,000 एम्प्लॉइज काम करते थे। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी कंपनी रही होगी। उसमें आपने 12 लड़कियों का ग्रुप लिया, उससे एक एक्सपेरिमेंट कर लिया और कहा कि ये बात है कि है ना लाइट बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी ऐसी बात, इसकी ये 4 क्रिटिसिज्म है। फिर अपन देखें कि इतनी सारी बात तो हुई, पर आज ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स का कोई रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस है, ये इस थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है? तो अब देखो बात करते हैं। ये ऐसी थ्योरी है जिसने बहुत मुश्किल से किसी ऐसी थ्योरी ने बात की नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन की। और अब करंट ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं टेस्टिमोनियल्स, किसी को शॉल उड़ाना हो गया, किसी को ये सर्टिफिकेट्स बांटना हो गया, ये सब हो गया। मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो ये नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन का ही पार्ट है। फिर ये थ्योरी सपोर्ट करती है लेबर यूनियन को। और आज के टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारे लेबर यूनियन, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी बनी, और अभी आप करंटली देख लो लेबर यूनियंस हैं, और भी बहुत सारी यूनियंस हजार तरीके की बनी हुई है, और वो लेबर के हित के लिए बात करती हैं। फिर मेयो का जो इंटरव्यू प्रोग्राम था, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का। कैसे आप पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हो, मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहे लेबर को, तो आप पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकते हो। और आज भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एफर्ट क्या किया जा रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का, कैसे, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, आरटीआई हो गया, सामाजिक अंकेक्षण है ना, सोशल ऑडिट हो गया, ये सब किसके तरीके हैं, ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के ही तरीके हैं। फिर ये जो थ्योरी होती है ये सपोर्ट करती है इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को। और ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जैसे इसने जब इंटरव्यू प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स पूछी, तो ये रिड्रेसल मैकेनिज्म ही तो है। तो वैसे ही आज के टाइम पर संपर्क पोर्टल है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, तो ये सारी चीजें किस लिए है, इसीलिए है। तो आज भी रेलेवेंट हमको नजर आ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। फिर ये जो कॉमन बात हर जगह चिपका देनी है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेंट को बढ़ाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। तो ये इसकी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस है। अब हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं कि हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, और अभी हमने ह्यूमन रिलेशन या न्यू क्लासिकल थ्योरी पढ़ी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो वो स्टडी कर रहा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ये स्टडी कर रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो सपोर्ट करता है मॉनिटरी मोटिवेशन को, ये नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन की बात करता है। वो कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। पर ये क्या कहते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन आप पहले इंक्रीज करो तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। वो सपोर्ट करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी जो हमने क्लासिकल थिंकर्स वाली थ्योरी पढ़ी थी। और ये सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप को। और इसमें फ्लो ऑफ अथॉरिटी है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। इसमें अपन ने देखा था कि मैनेजमेंट में हायर, ठीक है, तो इसमें हमने देखा फ्लो ऑफ अथॉरिटी का है टॉप टू बॉटम से, है ना, ये हायर अथॉरिटी पे ज्यादा फोकस करता है और वर्कर्स पे कम करता है। और इसमें हमने क्या देखा, बॉटम टू टॉप है ना, वर्कर्स के ऊपर फोकस्ड ज्यादा है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई स्टडी नहीं कर रहा है। फिर ये कंसिडर करता है एम्प्लॉयज को एज अ मशीन या कॉग्स ऑफ मशीन, अपन ने पिछली बार देखा था मशीन के पुर्जों के समान। और ये तो एम्प्लॉय को एज अ सोशल एनिमल कंसिडर कर रहा है। वो कहता है कि भाई इनमें इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है आपस में, और ये इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, आपस में ये चटर पटर करते हैं, वो इनके लिए बहुत जरूरी है। फिर ये रेबल हाइपोथेसिस के करीब है ना, रेबल हाइपोथेसिस हमने देखी। फिर नियर ये ओवन हाइपोथेसिस के करीब है। फिर ये फोकस करता है मैनेजमेंट के ऊपर और ये फोकस कर रहा है किस पे, वर्कर्स के ऊपर, है ना। तो ये बेसिक इसके ऊपर डिफरेंसेस हैं। वैसे आप अगर पूरा वो टॉपिक अगर क्लियरली आपने पढ़ा है तो ये डिफरेंसेस आप अपने आप बना सकते हो, पर हाँ एक बार पढ़ जाओ तो बहुत ही अच्छा है। फिर अपन आगे कंपैरिजन करेंगे किसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो अपन ने पिछली बार पढ़ी थी, है ना, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, संबंध सिद्धांत, है ना। इसमें कंपैरिजन करेंगे तो पहले इसमें दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, कि दोनों ही काम करती हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। दोनों ही इंफेसाइज करती है कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में अपन ने मानसिक क्रांति मेंटल रेवोल्यूशन देखा था, और इसमें अपन ने ह्यूमन रिलेशन में इंटरव्यू प्रोग्राम देखा। तो ये किस पे फोकस कर रही है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर पे ही फोकस कर रही है। फिर ये दोनों ही सपोर्ट करती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप को, है ना।
जबकि क्लासिकल थ्योरी तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात कर रही है, पर ये दोनों थ्योरीज डेमोक्रेटिक लीडरशिप को सपोर्ट करती है। और इनका बेसिक एरिया ऑफ स्टडी जो है वो लेबर है, वर्कर है ना, मैनेजमेंट नहीं है। फिर इसमें अगर डिफरेंसेस की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो बहुत ही साइंटिफिकली मॉनिटरी मोटिवेशन को पार्ट मानती है, और ये नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन की ही बात करते हैं। साइंटिफिक जो मैनेजमेंट था वो एम्फेसाइज करता है साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स पे, और ये स्टडी कर रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ये ऐसी कोई टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने लेबर यूनियन को अपोज किया था, और ये इंपॉर्टेंस दे रहा है लेबर यूनियन को। ये सपोर्ट कर रहा था इकोनॉमी एफिशिएंसी है ना, और 3E की बात कर रहा था, ये इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की। फिर ये सपोर्ट कर रहा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप को। पर एम्फेसाइज ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसने एम्फेसाइज किया किस पे, ह्यूमन एफिशिएंसी ऑन द जॉब। जॉब पर ह्यूमंस की एफिशिएंसी के बारे में बात करता है, क्योंकि बढ़ानी तो इवेंचुअली बढ़ाना क्या है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ह्यूमन एफिशिएंसी बढ़ानी है। पर ये किस पे बात कर रहा है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये सोशल कंडीशन बढ़ाने पर, सोशल कंडीशन अच्छी करने पर बात कर रहा है, उसी के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। फिर ये मोटिवेशन कैसे दे रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट से, और ये मोटिवेशन दे रहा है अटेंशन से, है ना, इंटरव्यू करा लो, आपस में संबंध बनवा लो इनके, ये सबसे ये मोटिवेशन दे रहे हैं। इसके जो सपोर्टर्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो हमने देखा था टेलर थे, गिलबर्ट थे, और इसके ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के सपोर्टर्स हैं एल्टन मेयो, डिक्सन और सफेद सर व्हाइट हेड। ठीक है, ये देखो व्हाइट हेड कोई नाम बिगाड़ने के लिए नहीं है, पर याद रहता है इसे, तो सफेद सर व्हाइट हेड याद रख लेना, है ना, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। फिर अपन दूसरा देखते हैं बिहेवियर प्रिंसिपल या बिहेवियरल अप्रोच, है ना, व्यवहार प्रिंसिपल, व्यवहार सिद्धांत। तो सपोर्टर्स इसके कौन थे, हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड, है ना, ये एच साइमन लिख लेना, ये सी बर्नार्ड, है ना, तो ये साइमन और बर्नार्ड भी आप याद रखोगे तो सही। फिर इसमें अपन फीचर्स देखें तो ये क्या है, ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का ही एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, और ये सच में ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखो इसको कि ये एम्फेसाइज करता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना, और इंटरनल वैल्यूज एंड देयर आइडियाज। अब आप सोच करके देखो 20,000 लोगों की, अगर फैक्ट्री में 20,000 लोग काम कर रहे हैं, उनके एक एक के बिहेवियर को, इंटरनल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना कितना ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो ये माइक्रो स्टडी की बात कर रहा है ना, जबकि उसमें अपन ने बात की थी वो मैक्रो स्टडी के ऊपर बात करता है ना। फिर ये अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियरल थिंकर्स है ना, ये डिसीजन मेकिंग को जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, उसको हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। जो डिसीजन मेकिंग है उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। और ये कौन कौन सी एक्टिविटीज, साइमन तो ऐसा भी बताते हैं कि 3 एक्टिविटीज आप शामिल करो डिसीजन मेकिंग में, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी। हमारे ये डिटेल में कोई काम की नहीं है, आपको बिहेवियरल अप्रोच पूछे तो ये लिख करके आना है बस, क्योंकि ये डिटेल में जाओगे तो हर्बर्ट साइमन के ऊपर किताब है, आपको थिंकर्स के ऊपर अलग से किताब मिलती है। ठीक है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाना है, और ये बिहेवियरल थिंकर्स क्या क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर अपन को ज्यादा नहीं सोचना है। फिर बिहेवियरल थिंकर, इसके बाद में बिहेवियरल अप्रोच क्या कहती है, ये एम्फेसाइज करती है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के बारे में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अकेले सब्जेक्ट के तौर पे मत देखो, इसको पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, है ना, हिस्ट्री, फिलोसफी, ये सबके साथ में देखो। फिर ये थिंकर्स ये भी कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होनी चाहिए, विज्ञान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के कारण, इसमें यूनिवर्सल सिद्धांत है, सार्वभौमिक नियम है, तो इस वजह से ये विज्ञान होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये एम्फेसाइज करता है कि इस पे एनालिटिकल स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सपोर्ट करता है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को। ये हम आगे अथॉरिटी वाला टॉपिक देखेंगे तो देखेंगे एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। फिर इसका रिलेवेंस क्या क्या है, ये इसने देखो इंटीग्रेट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अदर सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट के साथ में। जैसे अपन ने देखा कि ये जब बात करें इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की, तो अदर सब्जेक्ट के साथ में मिला जुला करके पढ़ने की ये बात कर रहा है। फिर इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब एनालिटिकल होने की बात करी, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनाता है, इसको आइडियल सब्जेक्ट नहीं बनाता है ना, इसको बहुत ही प्रैक्टिकल बना देता है। फिर ये पहली बार ऐसी कोई बात कर रहा है कि डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का। हमने अभी तक इतनी सारी थ्योरीज देख ली, डिसीजन मेकिंग की हमने अभी तक कोई बात नहीं की थी। फिर ये एक कॉमन लाइनें चिपका करके आनी है, प्रमोटेड फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अब अपन ने देखो पिछले वाले में अपन ने कंपैरिजन देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का। अब इसमें हम लोग कंपैरिजन देखते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी का, है ना। अपन ने कह तो दिया कि बिहेवियरल थ्योरी है क्या, ह्यूमन रिलेशन की ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। तो इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, बोथ एम्फेसाइज ऑन स्टडी ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, दोनों ही सपोर्ट करते हैं किसको, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को। अथॉरिटी को मानना एक थ्योरी है, वही एक्सेप्टेंस थ्योरी अथॉरिटी, है ना। जो अथॉरिटी है वो पावर प्लस उसकी लीगल वैल्यू, दोनों मिलकर के अथॉरिटी हो जाती है। ये अथॉरिटी वाले टॉपिक में हम लोग देख लेंगे। फिर बोथ फोकस्ड ऑन कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, दोनों को ही मैनेजमेंट और वर्कर का रिलेशन अच्छा रखना है। दोनों का सेम मोटिव है, क्या मोटिव, तो मैंने आपको बता ही दिया, सबका ही सेम है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। फिर कंपैरिजन के बाद में, सिमिलरिटीज के बाद में हम देखेंगे कोई डिफरेंसेस हैं क्या, तो डिफरेंसेस हैं भाई। डिफरेंसेस ये हैं कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जब बात करी थी वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक स्टडी कर रही थी, 5 जने बैठे हुए हैं, वो आपस में क्या चर्चा करते हैं और उससे प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी चर्चा कर रही थी। पर बिहेवियरल थ्योरी यहाँ तक ही नहीं रुकती है, वो चली जाती है उसके अंदर, भाई ये जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं इनकी इंटरनल वैल्यूज क्या है, इनके मन में आइडियाज क्या है, ये सब के बारे में बात करती है। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो वैल्यूज शुड बी बेस्ड ऑन, डिसीजन जो है वो वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, पर जो बिहेवियरल थ्योरी है वो डीप जाती है, वैल्यू के साथ साथ फैक्ट्स होने चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए।
जब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मैक्रो स्टडी है ना, ब्रॉडर लेवल पे स्टडी कर रही है, तो बिहेवियरल थ्योरी क्या कर रही है, माइक्रो स्टडी कर रही है, डीप लेवल पर स्टडी कर रही है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी तो डिस्क्रिप्टिव है स्टडी, पर ये बिहेवियरल थ्योरी डिस्क्रिप्टिव भी है और एनालिटिकल भी है। अब अपन देखते हैं सिस्टम थ्योरी। ठीक है, सिस्टम थ्योरी व्यवस्था सिद्धांत, ये क्या है, देखो सपोर्टर्स इसके कौन है, हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड, है ना, सेम इसके भी सपोर्टर्स वही हैं। ये फीचर्स में देखें तो ये दो सिस्टम की बात करती है। दो सिस्टम क्या, एक तो क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जो इंटरेक्ट नहीं करता है एक्सटर्नल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ में। जैसे मान लो ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, ये आपस में तो अंदर ही अंदर सारे इसके एम्प्लॉयज हैं, है ना, और आपस में ये लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, पर ये इधर वाली जो कंपनी है इसके साथ में इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम में ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे भाई आपस में। जैसे मान लो कॉमन लेबर यूनियन बना दिया, लेबर यूनियन बना दिया किसके लिए, जो लोग सफाई कर्मचारी है ना, सफाई कर्मचारियों के लिए, तो इस फैक्ट्री के भी सफाई कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, इस फैक्ट्री के भी होंगे, तो ये ओपन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिस्टम की बात करती है, ओपन और क्लोज सिस्टम। फिर एवरी सोशल स्ट्रक्चर हैज वेरियस सिस्टम्स, है ना, इसमें सिस्टम होते हैं और हर सिस्टम में सब सिस्टम होते हैं। जो भी सोशल स्ट्रक्चर होता है उसमें सिस्टम होते हैं और सिस्टम के सब सिस्टम होते हैं, और ये जो सब सिस्टम है इनमें स्पेसिफिक दीज सब सिस्टम्स आर डिस्टिंग्विश वर्क एंड आर इंटरकनेक्टेड, है ना, ये आपस में जितने भी सब सिस्टम्स हैं ये आपस में किसी ना किसी तरीके, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि सफाई कर्मचारी है ना, तो इनको कोई एक बात है जो कनेक्ट कर रही है ना, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट या इंटरकनेक्टेड होते हैं। इफ एनी सब सिस्टम इज अफेक्टेड इट विल अफेक्ट द होल सिस्टम। ठीक है, अगर कोई भी सब सिस्टम इफेक्ट होगा तो सारा सिस्टम इफेक्ट होगा। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ओपन सिस्टम गेट्स अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। अब ये कहना चाह रहा है कि जो भी ओपन सिस्टम होगा वो एक्सटर्नल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। अब एक्सटर्नल सिस्टम है तो लेबर्स बाहर जाकर के यूनियन बना रहे हैं, तो यूनियन बना रहे हैं तो ये बाहर की इकोलॉजी पर इसका असर आएगा ही आएगा। फिर ये थ्योरी क्या कहती है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक होना चाहिए, है ना, बहुत ही ज्यादा स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए, बदलाव करते रहने चाहिए। ठीक है, तो ये सिस्टम थ्योरी है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इट वाज फर्स्ट थ्योरी जिसने ये एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनाइजेशन पर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है ना, ये ऐसी पहली थ्योरी थी। फिर ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट करती है किसको, टीम वर्क को और कोऑर्डिनेशन को, कोऑपरेशन को। ये थ्योरी एम्फेसाइज करती है किस पे, कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक होना चाहिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायनामिक, है ना। तो ये इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रही है, चेंज को सपोर्ट कर रही है, इनोवेशन को सपोर्ट कर रही है, रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रही है ना, तो ये सारी चीजों को ये सपोर्ट कर रही है जब डायनामिक होने की बात कर रही है तो। फिर इसके बाद में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल थ्योरी आती है। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल थ्योरी जो है इसके सपोर्टर देखो रिग्स हैं, फ्रेडरिक बातें करते हैं कि ये जो सोशल सिस्टम जिनकी अपन बात कर रहे थे इनमें सोशल स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को अगर बेसिकली ब्रॉड लेवल पे दो टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं और इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। डायरेक्ट तो जो हमको दिखाई देते हैं जैसे स्कूल कॉलेज फैक्ट्री ये सब कुछ हो गया, है ना, और इनडायरेक्ट कौन से हो गए, ये इनविजिबल होते हैं, जैसे अथॉरिटी, जैसे टीचिंग स्किल्स, है ना, कोई स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो उसकी जो टीचिंग स्किल है वो इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो हमको दिख रहा है वो तो स्कूल और कॉलेज है। फिर मीनिंग ऑफ फंक्शनल इज, जो इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है इसमें फंक्शनल का मतलब क्या है, जो मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, जो उसने गोल सेट किए हैं। अब ऐसे भी दो तरह के फंक्शंस बताता है ये, है ना, दो तरह के फंक्शन, दो तरह के मोटिव्स बताता है। एक तो डायरेक्ट फंक्शंस है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, एक लेटेंट फंक्शंस है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव तो नहीं करना चाहती पर उसको ये अनडिजायरेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन है। फिर इसके बाद में एवरी स्ट्रक्चर है सर्टेन फंक्शन, इसमें जितने भी स्ट्रक्चर होंगे चाहे डायरेक्ट स्ट्रक्चर हो चाहे इनडायरेक्ट हो उसके कुछ कुछ फंक्शंस होंगे, है ना, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चाहे ये डायरेक्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन है, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर और इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हुए। फिर अपन ने ये चार थ्योरीज देख ली। इसके बाद केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी मेथड तो क्या है, आप वैसे ही समझ लो कि कोई अगर कोई केस हो जाता है तो उसकी स्टडी केस स्टडी है ना। ये 1930 में पॉपुलराइज हुआ था और स्टडी ऑफ वेरियस इंसिडेंट्स केसेस और प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसको केस स्टडी मेथड का है, ये अमेरिका में पॉपुलराइज हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद में इकोलॉजिकल मेथड आता है, पारिस्थितिकी पद्धति या पारिस्थितिकी सिद्धांत। तो ये इसमें इसके भी जो सपोर्टर है वो रिग्स हैं और एक एप्टर है ना। तो इनका, और ये पॉपुलराइज किसने किया, जे.एम. गॉस ने इसको पॉपुलराइज किया था। इसमें क्या होता है, अपन स्टडी करते हैं कोरिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी, है ना, उसके आसपास की इकोलॉजी, उसका पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो ये सिस्टम थ्योरी के जैसी ही बात कर रहा है। इसमें जैसे कि मान लो जो रिग्स हैं उन्होंने स्टडी किया किसका, जो फिलीपींस और चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोरिलेशन स्टडी किया कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने देखा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने 6 टोटल मेथड्स देखे, है ना। एक बार आप वापस से ये देखना चाहो तो नाम नाम इसके आप देख लो कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उसमें ये
7 मेथड अपन ने इसमें देखे थे और ये मॉडर्न अप्रोच है तो इसमें ये 6 अपन ने यहाँ देख लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक जरूर था, पर इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो इतने ज़्यादा लंबे तो नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें किसी भी 1 से 5 नंबर का सवाल शॉर्ट आना ही आना है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बाकी हम लोग मिलते हैं 7वें लेक्चर में, जिसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे, पावर, अथॉरिटी, ये सब के बारे में, डेलीगेशन, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।